नाउ वी विल सी द केसेस ऑफ द डीम्ड ऑनर। बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ लेना, बड़े आराम से समझना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले देखिए, ओनर तो आपको पता है जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं ओनर। और नॉर्मली इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है वो किसके कौन टैक्स देता है उसके ऊपर? नॉर्मली द ओनर ऑफ दिस प्रीमाइसेस विल पे द टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि किसी किसी केस में पर्सन ओनर नहीं है फिर भी उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और उस इनकम पे जो उस हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है उस डीम्ड ओनर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इससे जो इनकम हो रही है ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को इनकम हो रही है और इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है, मान लीजिए नेट एनुअल वैल्यू इसकी आ रही है 1,00,000 रुपए पर एनम और ये इसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। इसकी जो इनकम मानी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स इज द ओनर। नाउ मिस्टर एक्स ने क्या किया है, ये मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर किसको कर दी है? इसकी वाइफ को, यानी मिसेस एक्स को ये प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर कर दी है। शी इज मिसेस एक्स। मिसेस एक्स को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो नॉर्मली आप उसको सेल करते समय कुछ पैसे लेते हैं, क्योंकि ये इसकी वाइफ है, इसने ये एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है मिसेस एक्स के नाम पे। अच्छा, मिस्टर एक्स ने अगर ये ट्रांसफर की है तो क्या मिसेस एक्स से कोई उसने पैसे लिए हैं ट्रांसफर करने के? मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को दे दी ये प्रॉपर्टी, उसके नाम कर दिए, क्या कोई पैसे लिए हैं? नहीं, उसकी हिम्मत भी नहीं है लेने की। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का मिस्टर एक्स से मिसेस एक्स के नाम, इट इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी बिना कंसिडरेशन के ये मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर दी है। नाउ स्पाउस का मतलब यहां पर होता है पत्नी या पति, यानी कोई भी हो सकता है, यानी एक ने दूसरे को ट्रांसफर किए, पति को ट्रांसफर किए आपने या पत्नी को ट्रांसफर किए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर आपने ट्रांसफर की है। तो ऐसे केस में जब आप कोई प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देते हैं, या तो अपने स्पाउस को यानी पति या पत्नी को आपने ट्रांसफर कर दी है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या फिर आपने अपने किसी माइनर चाइल्ड को, यहां ध्यान से देखिए माइनर चाइल्ड, उनका जो बच्चा है जो अभी 18 इयर्स की उम्र जिसने क्रॉस नहीं की है उसको हम माइनर कहते हैं, उसको अगर आपने ट्रांसफर कर दी है। तो अब ऐसे केस में अगर आप देखें तो मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी या तो अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए है, यानी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया है, या फिर अपने माइनर चाइल्ड को अगर ट्रांसफर कर दिया है तो ये प्रॉपर्टी के अब ओनर कौन हो जाएंगे? या तो मिसेस एक्स ओनर हो जाएंगी या ये जो माइनर चाइल्ड है ये ओनर हो जाएगा। और नॉर्मली टेक्निकली अगर आप देखें तो इस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होती है वो अब किसको टैक्स होनी चाहिए? मिसेस एक्स को टैक्स होनी चाहिए या फिर इस माइनर चाइल्ड को टैक्स होनी चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफर किया है मिस्टर एक्स ने अपनी पत्नी के नाम या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम, ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी इसने पैसे नहीं लिए हैं इस ट्रांसफर के, ये इसका गुनाह है। और क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए इस ट्रांसफर के, इसलिए मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर। और इस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो मिस्टर एक्स को ही टैक्सेबल होगी एज अ डीम्ड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लेकिन अब यहां पर थोड़ा पेच है, वो आप समझ लीजिए। यहां पर ये कहते हैं कि आपने अपनी वाइफ को यानी स्पाउस को आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर की है, तो वो प्रॉपर्टी का जो इनकम होगी वो आप ही को टैक्सेबल होगी एज अ डीम्ड ओनर। बट
अगर ये आपने वाइफ को ट्रांसफर की है एज ए एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये ध्यान से देखिए, वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हो गया था और झगड़े के चलते दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग रहेंगे, और ऐसे केस में मिस्टर एक्स ने ये हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। लेकिन कब किया है? एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो ऐसे केस में ये एक एक्सेप्शन है, उस केस में मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल केस में अगर आपने अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं लिया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो उसको मिस्टर एक्स को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन स्पेशल केस है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को ये ट्रांसफर किया है एज अ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा और इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे मिस्टर एक्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कौन से केस में नहीं देना पड़ेगा? अगर ये हाउस उसने ट्रांसफर किया है अपनी वाइफ को एज ए एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। इसी तरह से माइनर चाइल्ड को आपने ट्रांसफर किया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मिस्टर एक्स को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन अगर ये जो माइनर चाइल्ड है अगर वो मैरिड है, वैसे तो माइनर चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकती माइनर एज में, बट मान लीजिए अगर ये माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है, सन नहीं है, मैरिड डॉटर, तो ऐसे केस में भी मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शन है इसके, इन केसेस में मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। इस पूरे केस का हम एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आपको समझना ही पड़ेगा। नॉर्मली ये हाउस प्रॉपर्टी है और मिस्टर एक्स अगर मान लीजिए इसके ओनर हैं और इससे जो भी इनकम हो रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो ये किसकी इनकम मानी जाएगी? मिस्टर एक्स की। क्यों मानी जाएगी? मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, इसीलिए मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी। अब केस लेते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने ये हाउस है ये अपनी वाइफ को दे दिया है, यानी अपने स्पाउस को दे दिया है, लेकिन कैसे दिया है? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी बदले में कुछ भी नहीं लिया है। तो नॉर्मली ऐसे केस में ओनर कौन हो जाता है? मिसेस एक्स हो जाएगी। बट इस केस में भी मिस्टर एक्स को ही इस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एज ए डीम्ड ओनर। कैसे देना पड़ेगा? इसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो की मिसेस एक्स को, लेकिन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कर दी, यानी उसने बदले में कुछ नहीं लिया। ये इसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी की अभी भी इनकम मिस्टर एक्स को ही टैक्सेबल होगी एज ए डीम्ड ओनर। अब बात करते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर ये मिस्टर एक्स ने ये मिसेस एक्स को ट्रांसफर किया है अपना ये मकान एज ए एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी एक स्पेशल केस है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अगर उसने कोई किया था और उसके रहते इसने इसको ट्रांसफर किया है, तो इस केस में ओनर कौन है? मिसेस एक्स ही है, और ये जो इनकम है ये किसको टैक्सेबल होगी? मिसेस एक्स को। यानी इस केस में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट यानी स्पेशल केस है, उसमें डीम्ड ओनर एक्स को नहीं माना जाएगा। इसी तरह से मिस्टर एक्स ने अगर ये अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी है, तो उस केस में भी ये प्रॉपर्टी की इनकम किसके ऊपर टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स के, एज ए डीम्ड ओनर होगी, क्योंकि ओनर तो माइनर चाइल्ड हो गया है, लेकिन मिस्टर एक्स को ही टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए डीम्ड ओनर। लेकिन यहां पर भी स्पेशल केस है, अगर ये माइनर चाइल्ड अगर मैरिड डॉटर है, मैरिड डॉटर, तो ऐसे केस में जो ओनर है वो माइनर चाइल्ड ही है, और बीइंग अ मैरिड डॉटर, ये अगर मैरिड डॉटर है तो मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, और इस प्रॉपर्टी की इनकम पे जो भी टैक्स है वो मिस्टर एक्स को नहीं देना पड़ेगा अगर ये माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है जिसको कि मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दिया है, चाहे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ही क्यों न किया हो।
अब हम देखते हैं केस ऑफ होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। इम्पार्टिबल का मतलब ही है जिसको कि पार्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये कोई कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक टेम्पल है। नॉर्मली जब कोई जमीन रहती है किसी फैमिली की रहती है और टेम्पल रहता है तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी सन के नाम पे, एक पर्सन के नाम पे। मान लीजिए ये एक पर्सन था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी जिसमें टेम्पल भी है, और एज पर द फैमिली कन्वेंशन के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, जो सबसे बड़ा सन रहता है फैमिली का, उसके पास ये प्रॉपर्टी चली जाती है और इसमें जो हक रहता है इस प्रॉपर्टी पे वो सभी का रहता है। इट्स अ फैमिली प्रॉपर्टी। ये नॉर्मली प्रॉपर्टी कौन सी है? फैमिली की प्रॉपर्टी है और इनमें सभी एंजॉय करते हैं इस प्रॉपर्टी को। लेकिन फैमिली कन्वेंशन के हिसाब से ये इसका मेंटेनेंस सब किसके पास चला जाता है? एल्डेस्ट सन के पास। एल्डेस्ट सन के पास इसके ये मेंटेनेंस चला जाता है, पोजीशन चला जाता है। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मिस्टर, ये जो सन है, एल्डेस्ट सन मान लीजिए एस है, ही इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर। यहां पे बेनिफिट कौन एंजॉय कर रहे हैं? सभी पर्सन फैमिली के एंजॉय कर रहे हैं। इज नॉट, इसको जस्ट देखने का काम किया गया। तो ही इज जस्ट वर्किंग लाइक अ ट्रस्टी फॉर दी होल फैमिली। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मिस्टर एस जो एल्डेस्ट सन है उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा इस प्रॉपर्टी का, और जो भी इनकम आएगी इस प्रॉपर्टी से उसके ऊपर मिस्टर एस को, हु इज द डीम्ड ओनर, ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स। अब देखते हैं थर्ड केस ऑफ डीम्ड ओनर, दैट इज द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ध्यान से देख लेना, यहां पर टेक्निकल पॉइंट आता है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये जो बिल्डिंग है ये किसके अंडर में? हाउसिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। मान लीजिए एबीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये जो बिल्डिंग की ओनर कौन है? हाउसिंग सोसाइटी। इसमें मिस्टर एक्स कौन है? इसका मेंबर है, इस सोसाइटी का मेंबर है मिस्टर एक्स, और इस मिस्टर एक्स को ये वाला फ्लैट अलॉट किया है, डी फ्लैट अलॉट किया हुआ है। तो यहां पर मिस्टर एक्स है मेंबर ऑफ द सोसाइटी और ये डी फ्लैट मिस्टर एक्स को अलॉट किया है, और डी फ्लैट इसने रेंट पे दे दिया है और उससे इसको इनकम हो रही है। तो ये इनकम सोसाइटी की इनकम मानी जाएगी या मिस्टर एक्स की? ये लीगल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओनर कौन है? इस पूरी बिल्डिंग की जो ओनरशिप है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ओनर लायबल रहता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे, बट यहां पर अगर कोई पर्सन मेंबर है किसी हाउसिंग सोसाइटी का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, कंपनी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, और उसको कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी अलॉट की हुई है, तो ऐसे केस में उस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन जिसको कि वो अलॉट किया गया है, और उस पर्सन को हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे, और वो जो डीम्ड ओनर है उसी को इस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी तक हमने दो केसेस देख लिए हैं डीम्ड ओनर के, इंडिविजुअल हु ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर। दूसरा केस देखा है हमने इम्पार्टिबल स्टेट का, और तीसरा अभी अभी देखा है मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब चौथा केस है पर्सन हु एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अंडर पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी में अगर किसी ने के थ्रू अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो ऐसे केस में उस पर्सन को जिसने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। एक्चुअल ओनर नहीं है लेकिन उसको डीम्ड ओनर मान लेंगे, और उस प्रॉपर्टी की इनकम जो भी होगी उस डीम्ड ओनर को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें आप केसेस देख लीजिए, तीन कंडीशन है।
जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इस पर्सन को डीम्ड ओनर मानने के लिए। पहला, ये एग्रीमेंट इन राइटिंग हो। मान लीजिए ये बिल्डर है और बिल्डर ने ये जो हाउस है ये बना दिया है, राइट। और ये जो मिस्टर बी बिल्डर है ये अब इसको सेल कर रहा है मिस्टर एक्स को ये सेल कर रहा है। अब ये जो सेल का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कैसा है, राइटिंग में है। दूसरा, मिस्टर एक्स ने कंसिडरेशन या तो पे कर दिया है, यानी इस हाउस का जो भी हाउस प्रॉपर्टी है इसका जो भी वैल्यू है, मान लीजिए जो भी सेल प्राइस है, मान लीजिए 40 लाख रुपए है, तो ये 40 लाख या तो इस मिस्टर एक्स ने बिल्डर को पे कर दिया है या फिर रेडी टू पे है, यानी इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहा है। ये 10 लाख अभी पे कर दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये बाकी का पूरा पे कर देगा। और तीसरी कंडीशन है कि टेकन द पोजीशन, यानी मिस्टर एक्स को ये पोजीशन मिल चुका है, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी पहला है एग्रीमेंट इन राइटिंग, दूसरा ये जो मिस्टर एक्स है ये इसने कंसिडरेशन पे कर दिया या रेडी टू पे है, और तीसरा मिस्टर एक्स को पोजीशन मिल गया है, तो माना कि ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप अभी किसके पास है, इस बिल्डर के पास ही है, अभी भी इसने ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन क्योंकि इसने ये प्रॉपर्टी एक्स के नाम से ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है राइटिंग में, मिस्टर एक्स उसको पे कर रहा है कंसिडरेशन या रेडी टू पे है, और तीसरा मिस्टर एक्स को पोजीशन भी मिल गया है इस प्रॉपर्टी का, तो इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी मिस्टर एक्स को, वो मिस्टर एक्स को ही उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एज अ डीम्ड ओनर। तो आप बोलेंगे सर ये मिस्टर एक्स के नाम कब होगी, तो वो उनका आपस का मामला है। मान लीजिए मिस्टर एक्स, नॉर्मली होता ये है कि बिल्डर को जब पूरा पैसा मिल जाता है, जो कंसिडरेशन पूरा जब मिल जाता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता। तो यहां पर पोजीशन क्या है, मिस्टर बी जो बिल्डर है वो अभी ओनर है, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट राइटिंग में हो चुका है इस प्रॉपर्टी के सेल का, पेमेंट कर दिया है कंसिडरेशन का या रेडी टू पे है और पोजीशन दे दिया है, तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर माना जाएगा, और इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम मिस्टर एक्स को होगी वो मिस्टर एक्स को ही टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मिस्टर एक्स को यहां पर डीम्ड ओनर मान लिया गया है। अब हम बात करेंगे डीम्ड ओनरशिप का एक और केस, a person who has acquired the right in the building under section 269 UAF। ये सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, ये लीज का केस होता है, यानी एक पर्सन है उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं की है, लेकिन इस पर्सन ने ये हाउस प्रॉपर्टी लीज पे ले ली है, लीज पे। तो ऐसे केस में इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो इस पर्सन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और इस पर्सन को हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। अब यहां पर केसेस हैं, कुछ कंडीशन है। ये जो इसने लीज पे ले रखा है, ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स और मोर, यानी ये जो प्रॉपर्टी इसने ली है या तो ये 12 इयर्स की लीज पे लिया है या उससे ज्यादा पीरियड के लिए लिया है, तो इस पर्सन को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। चाहे ये जो लीज लिया है इसने डायरेक्ट लिया हो या विद अ रिन्यूअल ऑप्शन, यानी रिन्यूअल ऑप्शन, मान लिए 5-5 साल की लीज है और उसको हर 5 साल में रिन्यू कर सकता है, रिन्यूअल का ऑप्शन है, तो ऐसे केस में भी अगर ये 12 ईयर से ज्यादा की लीज होती है तो इसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। बट यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये पर्सन ने लीज पे लिया है बिल्डिंग को, लेकिन वो मंथ टू मंथ लीज है, यानी हर महीने उसको रिन्यू करता रहता है, या उसने जो लीज पीरियड है उसका 1 ईयर का है, 1 ईयर तक का अगर लीज पीरियड है, तो ऐसे केस में इस पर्सन को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, और इस पीरियड में अगर इसको कोई इनकम होती है तो वो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसकी जो बॉटम लाइन है ये कहती है कि अगर किसी पर्सन ने लीज पे लिया है, और वो लीज कैसा, लीज पीरियड 12 साल या उससे ज्यादा के पीरियड पे अगर लिया है, या डायरेक्ट या फिर रिन्यूअल ऑप्शन उसने लिया है, वो 12 साल एक्सीड करता है रिन्यूअल ऑप्शन के साथ लीज पीरियड, तो ऐसे केस में जिस पर्सन ने वो लीज पे लिया है हाउस प्रॉपर्टी को, उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, और उसकी जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी।
और एक ही एक्सेप्शन है कि अगर ये पर्सन ने लीज पे लिया है, ये मंथ टू मंथ लीज है या पीरियड अप टू 1 ईयर यानी 1 साल तक की लीज पीरियड है, तो ऐसे केस में इसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा और उस हिसाब से उसकी ये इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।